को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले मैं आज डॉक्टर स्मृति पाढ़ी, जो बालेश्वर उड़ीसा में फकीर मोहन यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में अध्यापन कार्य कर रही हैं और आज के हमारी एक्सपर्ट भी हैं, मैं उन्हीं से अनुरोध करूंगा कि सरस्वती वंदना के माध्यम से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। डॉक्टर स्मृति पाढ़ी। धन्यवाद सर। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माश्रितशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका इस सुमधुर प्रस्तुति के लिए और हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है, 26 नवंबर 1949 का दिन भारतीय इतिहास का वो पल है जब देश में संविधान को स्वीकार किया गया। लागू 26 जनवरी सन 1950 को हुआ, लेकिन देश की आजादी के बाद शायद वो संविधान ही था जिसने इस देश के नागरिक को उस आजादी का एहसास कराया। यह वह संविधान है जिसने हमें अपने मौलिक कर्तव्यों का भान कराया। ये वो संविधान है जिसने हमें अपने कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी। किसी भी देश के लिए संविधान संभवतः उसके लिए एक बहुत अधिक पवित्र ग्रंथ के रूप में माना जाता है। आज इसी संविधान दिवस के अवसर पर हम एक विशेष वेबिनार का आयोजन करने जा रहे हैं। भारतीय सिनेमा में किस तरह से संवैधानिक मूल्यों का चित्रण किया गया है, कि इस संविधान को स्वीकार करने का जो ये ऐतिहासिक दिन था, उसकी स्मृति में मनाया जाता है। वर्ष 2015 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर यह परंपरा शुरू होती है। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर उन्होंने ये घोषणा की थी और बाद में हमारा जो संबंधित मंत्रालय है उसने अधिसूचना जारी कर संविधान दिवस मनाने की जो परंपरा है 2015 में शुरू की। संयोग से आज का दिन एक दृष्टि से और महत्वपूर्ण है। आप में से बहुत सारे मित्रों ने, चूंकि हम सब लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, मुख्यतः डॉक्टर हरि सिंह गौड़ का नाम सुना होगा, जो सागर में जिनके नाम से विश्वविद्यालय है, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ केंद्रीय विश्वविद्यालय। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ संविधान सभा के एक वरिष्ठ सदस्य थे। आज उनकी बर्थडे भी है। संयोग से आज सुबह सोशल मीडिया पर हमारे एक मित्र ने एक डिग्री डाली है, जो डॉक्टर हरि सिंह गौड़, चूंकि वो संस्थापक कुलपति थे, तो उनके हस्ताक्षर से जिस पहले विद्यार्थी को उपाधि मिली थी उसका भी अपना ऐतिहासिक महत्व है। तो 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस और देश के प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर हरि सिंह गौड़ का जन्मदिन के रूप में भी है। मैं बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा, संविधान कैसे बना, कितनी बड़ी विशेषताएं हैं, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, बहुत सारी चीजें हैं, हम पढ़ते सुनते रहते हैं। लेकिन ये वो संविधान है जो हमारे लिए बहुत पवित्र है और इस देश का पूरा संचालन इन्हीं संवैधानिक प्रावधानों के तहत किया जाता है। देश की संप्रभुता,
समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, समानता, बंधुत्व, मानवीय गरिमा, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, यही सब कुछ तो निहित है संविधान में। और हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं इन्हीं मूल्यों की रक्षा के लिए, इन्हीं मूल्यों का अनुसरण करने के लिए। हर संस्था, हर व्यक्ति, हर नागरिक कहीं ना कहीं इन प्रतिबद्धताओं के साथ जुड़ा है। ये दिवस इसीलिए आते हैं कि हम अपनी प्रतिबद्धताओं को समय समय पर जाहिर करते रहे। सिनेमा हमारे जीवन को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। हमारे जीवन संस्कारों, जीवन शैली के साथ सिनेमा अपनी इस 1 सदी से अधिक की यात्रा में पूरी तरह घुल मिल गया है। सिनेमा के बहुत सारे दौर हमने देखे हैं या पुस्तकों में सिनेमा के इतिहास में पढ़े हैं। वो कुछ मिनटों की फिल्में, वो चलती फिरती आकृतियां, वहां से बढ़कर आज हम तकनीक की कौन सी दुनिया में पहुंच गए। न जाने कितनी तरह के विषयों पर काम हो रहा है। सरकारी योजनाओं तक पर बड़ी रोचक फिल्में बन रही है, टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसे। तो भला संवैधानिक मूल्य उन हमारे फिल्मकारों से कैसे छूट सकते थे। मुझे तो कई बार लगता है, जब मैं ये विषय को थोड़ा देख रहा था, पढ़ रहा था, तो आजादी से पहले भी उन मूल्यों को लेकर के हमारे यहाँ पर फिल्में बनाई गई। जिन मुद्दों को लेके हमारे समाज सुधारकों ने आंदोलन किए, कहीं ना कहीं फिल्मों में भी वो प्रतिबंधित हुए। 1936 में अछूत कन्या, हिमांशु राय और देविका रानी, एक ब्राह्मण और अछूत कन्या की प्रेम कथा पर केंद्रित ये फिल्म नीचा नगर, गरीबी अमीरी के भेद को मिटाने की बात। तो जाति पाति, गरीबी अमीरी या जिन मुद्दों से हम उस समय जूझ रहे थे, फिल्मकार ने उन पर भी आम आदमी का ध्यान आकृष्ट किया। और बाद में आजादी के बाद विमल रॉय की फिल्म सुजाता 1959 में सुनील दत्त और नूतन फिर उस मुद्दे को एक अलग तरीके से उन्होंने उठाने की कोशिश की। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी इन फिल्मों ने या फिल्मकार ने, अभिनेता अभिनेत्रियों, पटकथा लेखकों ने कहीं इस देश की अस्मिता से जुड़ने का प्रयास समय समय पर किया। तो ये जो संवैधानिक आदर्श है, जो आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है, उस पर हम इन्हीं बातों पर विचार करेंगे कि फिल्मों ने किस तरह से उन मूल्यों को जीवंत बनाया। विक्की कौशल की उरी, द सर्जिकल स्ट्राइक, अजय देवगन की भुज, द प्राइड ऑफ इंडिया, या और पुरानी फिल्मों की बात करूं, राज कपूर की जागते रहो, बी.आर. चोपड़ा की नया दौर, गुरुदत्त की प्यासा, महबूब खान की मदर इंडिया, श्याम बेनेगल की मंथन, कृषक जीवन की व्यथा कथा, महाजनी लूट, ऐसा न जाने कितनी विकृतियां थी समाज में जिनको लेकर के फिल्में बनाई गई। यश चोपड़ा हमारे यहाँ इस प्रकार की पारिवारिक और सांप्रदायिक सद्भाव से जुड़ी फिल्मों के रूप में एक फिल्मकार के रूप में प्रसिद्ध है। 1959 में फिल्म आती है धूल का फूल, तू न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। सांप्रदायिक सद्भाव की बात करती है फिल्म। लेकिन कहीं कहीं मुझे यह भी लगता है कि फिल्मकार कभी इस तरह की फीलिंग भी देते हैं कि जब कानून व्यवस्था को, अपना नायक जो है वो कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेता है। एक फिल्म का नायक एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपराधी को या अभियुक्त को वही दंड दे देता है। तो वो जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है उससे हट करके, तो क्या यह संवैधानिक मूल्यों के प्रति किसी प्रकार का आघात नहीं है? तो उन फिल्मों ने जहां संवैधानिक आदर्शों की, मूल्यों की रक्षा की है, वहीं कभी कभी ऐसा दौर भी आया है। न्यूटन नाम की फिल्म आती है जिसने मताधिकार या मतदान की जो बात है उसको किया। लेकिन कुछ ऐसे डायलॉग्स भी मैंने पढ़े हैं जहां इस बात की और आलोचकों ने चिंता प्रकट की है, यदि इस तरह की भावनाओं को प्रचारित किया गया तो ये समाज में, समाज के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, शांति सद्भाव के लिए घातक हो सकती है। इस प्रकार के विवाद कई बार हमारे सामने आते हैं। तो चूंकि फिल्में आम आदमी के जीवन के साथ बहुत गहराई से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं वो उनकी भावनाओं को प्रभावित करती है। रंग दे बसंती, मृत्युदंड, आरक्षण, चक दे इंडिया जैसी फिल्में महिलाओं को यदि अवसर मिले तो वो क्या नहीं कर सकती हैं। आज हम रिजर्वेशन की और उन सब बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों को फिल्मों ने उठाया है। आतंकवाद पर मणिरत्नम की फिल्म रोजा, दबंग, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जहां इन मुद्दों को मैं यूं कहूं कि थिंक, रिफ्लेक्ट एंड एक्ट, सोचें, कहीं आपके जीवन प्रतिबंधित हो और फिर आप कार्य करें। तो 2 बीघा जमीन विमल रॉय की आई, जिसमें छोटे किसानों की जो जमीन है उस पर किस तरह से प्रहार किए गए, पूंजीवाद व्यवस्था के खिलाफ कैसे माहौल बनाया गया। तो
बहुत बहुत सारी फिल्मों की बात कर सकते हैं जिनकी विस्तार से चर्चा हमारे एक्सपर्ट करेंगे, लेकिन पृष्ठभूमि के रूप में मैंने कहा कि फिल्मों का हमारे यहाँ जो महत्व रहा है वो नकारात्मक भी है तो सकारात्मक भी है। आवश्यकता है इन मूल्य परक जो इस तरह की फिल्में बनी हैं इनको प्रोत्साहित करने की, कहीं चर्चा करने की। उसी उद्देश्य से हमने ये आज चर्चा जो है यहाँ रखी है। और सबसे पहले आमंत्रण फिल्म एक इतना सशक्त माध्यम है वहाँ के जो फिल्म अध्ययन के प्रति एक सिनेमा के शोधार्थी के रूप में पिछले लगभग 1 डेढ़ दशक से भाई मनीष जिस तरह से काम कर रहे हैं वो मुझे लगता है बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने पीएचडी फिल्म और ड्रामा स्टडीज में किया, पत्रकारिता और पॉलिटिकल साइंस दोनों में आपके पास मास्टर्स उपाधि है। इसके अलावा भारतीय पाश्चात्य कला एवं सौंदर्य शास्त्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फिल्म मेकिंग, रूरल डेवलपमेंट, इसमें आपने पीजी डिप्लोमास की उपाधि भी प्राप्त की है। और अध्यापन से आने से पूर्व अनेक मीडिया जो हाउसेज हैं उनके साथ आप जुड़े रहे। देश बंधु, आई चौक, न्यूज लॉन्ड्री, स्क्रीन राइटर एसोसिएशन, हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, आज जिंदगी आदि पत्रों के साथ जुड़ाव और एक फिल्म समीक्षक के रूप में आप इसमें प्राय लिखते रहे हैं। विशेषकर फिल्म लेखन, फिल्म मेकिंग और फिल्म समीक्षा, इन विधाओं में आपकी गहरी रुचि रही है। अकादमिक दृष्टि से भी आपने महत्वपूर्ण कार्य किया है फिल्म क्षेत्र में। और यूजीसी केयर लिस्ट में जो पत्र संकलित किए गए हैं, अप्रूव्ड हैं, मान्यता प्राप्त है, उनमें आपके काफ़ी शोध आर्टिकल्स छपे हैं। और जो प्रमुख पुस्तकें हैं आपकी उसमें फिल्म सेंसरशिप के 100 वर्ष भाग 1 और 2, इसके अलावा मुजफ्फर अली फिल्मों का अंजुमन, पूर्वोत्तर भारत का सिनेमा, संस्कृति और राजनीति शीर्षक से ये महत्वपूर्ण पुस्तकें आपकी फिल्मों पर अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त सहपीडिया, यूनेस्को, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई, इनके साथ भी आप रिसर्च फेलो और मीडिया फेलो के रूप में जुड़े रहे। और नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी नई दिल्ली के बुक फेलोशिप अवार्ड से भी आपको सम्मानित किया गया है। और विकास संवाद जिसकी अभी अपनी बात हुई थी, शेफाली जी भी उसकी संविधान फेलो हैं और डॉक्टर मनीष को भी वो फेलोशिप मिली है। और फिलहाल आप इसी संवैधानिक मूल्य और सिनेमा, इसी विषय पर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। और वस्तुतः जब बॉम्बे में हमारी मुलाकात हुई थी तो इस विषय का आइडिया ही मुझे उन्हीं से आया था कि इस विषय पर हम कुछ बात कर सकें और विस्तार से काम कर सकें। बम्बई प्रवास में उन्होंने फिल्म क्षेत्र के कुछ दिग्गजों से भी इंटरव्यूज लिए थे और इस विषय को समझने के लिए उसके और परतें किस तरह से खुल सकती हैं उन फिल्मकारों के साथ जो आपका संवाद हुआ, उसके बारे में बहुत विस्तार से बात हुई थी। तो जिस तरीके से उन्होंने सिनेमा अध्ययन जैसे विषय को देखा, महसूस किया है और जो शोध की है, कर रहे हैं, उसके जो आपके अनुभव हैं वो हमारे साथ कुछ साझा करें। मैं खुदा सर का बहुत धन्यवाद कि आपने ये नेशनल लेवल का मुझे मंच ये दिया है। बात इसलिए भी ज़रूरी है इस विषय पर बात करने की क्योंकि जो संवैधानिक मूल्य हैं, वो कई बार हम सिनेमा में तो देख ही रहे हैं, सिनेमा में मूल्य मिल पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन जीवन में संविधान क्या कभी उतर पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जब तक जीवन में संविधान नहीं आएगा, हम चाहे किसी भी मीडियम की बात कर लें, चाहे वो मीडिया की बात कर लें, सिनेमा की बात कर लें, वो कभी हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएँगे जब तक वो जीवन में संविधान नहीं आएगा। मैं एक ऐसे एक वाक़या याद कर रहा था, ऐसे ही दिमाग में आया कि घर पर एक घर शिफ्ट हो रहा था मेरा, तो जो शिफ्ट करने वाले लोग आते हैं, ज़ाहिर-सी बात है कि वो मज़दूर होते हैं। तो एक किचन था, किचन के पास में पानी रखा होता है सबके घरों में, तो उससे किसी मैं नहीं बोला कि जो है पानी ले आएँगे क्या आप? तो वो हिचकिचा रहा था, किचन में घुसने से। हम किसी के घरों में हम अमूमन अपने दोस्त यार जब गैर जो हम बराबरी की बात करते हैं, अगर हम बराबर हैं एक-दूसरे से, तब तो हम किसी के किचन में आराम से घुस सकते हैं। लेकिन एक जो मज़दूर है, वो आपके घर का सारा काम कर रहा है, लेकिन हम ये मानते हैं कि वह गैर बराबरी है और वो हमारे बराबर का आदमी नहीं है। तो एक तो ये मामला हो गया कि हम गैर बराबरी को खुद से खत्म करें। हम कोशिश करें कि हमारे घर में आने वाला व्यक्ति जो लोअर दर्जे का माना जो जिसको हम मान रहे हैं वो है नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान ने किसी को छोटा-बड़ा नहीं माना है। उसकी अपनी एक एक दायरा है कि हर व्यक्ति बराबर हैं। लेकिन सिनेमा कई बार
उस गैर बराबरी को और बढ़ा देता है। उसका एक सबसे ताज़ा उदाहरण आप सबके बीच रखूँगा। एक फ़िल्म आई है कटहल, मुझे लगता है आप सभी ने देखी होगी और वो फ़िल्म कटहल की जो महिमा बसोड़ है, जो एक मध्य प्रदेश की ही कह सकते हैं कि बसोड़ समुदाय की आदिवासी महिला है और वो इंस्पेक्टर है। आदरणीय अशोक मिश्रा जी इसके राइटर हैं। उन्होंने वेलकम टू सज्जनपुर और बहुत सारी ऐसी फ़िल्में बनाई हैं, लिखी हैं, जो श्याम बेनेगल जी के साथ में एक विश्व प्रसिद्ध फ़िल्में बनी हैं। तो उनकी एक ताज़ा फ़िल्म है ये और उनके बेटे यशोवर्धन मिश्रा ने इसको डायरेक्ट किया है। मेरी मुंबई में हाल ही में एक मुलाकात हुई थी, मैंने उनसे इंटरव्यू किया था इसी विषय पर। तो मैंने वो बात जब उनसे पूछी कि ये फ़िल्म क्यों? मध्य प्रदेश के एक ऐसे समुदाय की कहानी को आपने उठा करके और वर्तमान स्थिति को जैसे जिस तरीके से उन्होंने समेटा है, वो अपने आप में ये बताता है कि दौर कुछ भी हो, अगर लोग चाहेंगे, अगर लोगों की संवैधानिक या मूल्य अगर उन पे ताज़ा हैं या वो चाहें, तो कुछ भी कर सकते हैं। हम बार-बार कमर्शियल सिनेमा का नाम दे करके हम अपने आप को हटा लेते हैं कि कमर्शियल सिनेमा आ गया है, बिना पैसे का सिनेमा नहीं बन सकता या पैसा अगर वो चीज़ें नहीं डालेंगे मसाला तो हम फ़िल्में नहीं बना पाएँगे या पॉपुलर नहीं हो पाएँगे। इस चक्कर में हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन वो कटहल कटहल चोरी की घटना हमने जूता चोरी, हमने भैंस चोरी, हमने बहुत सारी ऐसी फालतू की चीज़ों वाली कहानियाँ सुनी हैं आम समाज में, लेकिन वो फ़िल्म कटहल चोरी की घटना है। एक विधायक का कटहल चोरी हो जाता है और वो वहाँ से उन्होंने जो छोटी-छोटी क्लिप्स में जो बात रखी है, वो लगता है कि संवैधानिक मूल्य सिनेमा में जिस तरीके से उतार करके उन्होंने समाज में दिखाया है, भले ही उसमें लाख बुराइयाँ हो सकती हैं, सिनेमा देखने वाले लोग उसको अलग से क्रिटिसाइज़ करेंगे, लेकिन मैं उनके कुछ-कुछ सीन्स को अगर मैं देखता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे लगता है कि एक लड़की जो बसोड़ समुदाय की है, वो इंस्पेक्टर है और एक ब्राह्मण लड़का जो कांस्टेबल है, दोनों को अफेयर होता है, दोनों को एक-दूसरे से प्यार होता है और वो अपनी सोसाइटी से लड़ते हैं। लेकिन वहाँ भी वो मानवीय जो भावना है, लड़की कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करती है, वो भी एक सीन देखने वाला है उसमें। वो लड़की कहती है, उसको प्रमोशन मिलने वाला होता है, वो इंस्पेक्टर से डीएसपी वगैरह बनने वाली होती है, तो वो कहती है अपने जो बॉस से कहती है कि सर वो मेरा जो बॉयफ्रेंड है, ये जो कांस्टेबल है आनंद जोशी बने हुए हैं उसमें कांस्टेबल, तो उनसे कहती कि उसको दे दीजिए प्रमोशन क्योंकि हम बराबर हो जाएँगे तो घरवाले शादी कर देंगे। वो लड़की कंप्रोमाइज़ करने को तैयार है क्योंकि वो उसको पता है कि समाज में ये दशा है कि उसके घरवाले एक तो वो ब्राह्मण हैं, एक तो वो अपर कास्ट है, ऊपर से वो बसोड़ समुदाय की है। वो लोग कह भी रहे हैं कि आप बसोड़ के यहाँ शादी करोगे? वो वही तुमको मिली है, ऐसा है, वैसा है, बहुत सारा और ये सब बहुत आम चीज़ें हैं। हम अपने बोलचाल की भाषा में भी इस तरीके के शब्द यूज़ करते हैं कि जो है वो हमारे बराबर की नहीं है या जो भी है। तब हम संविधान दिवस के दिन बैठ कर के चर्चा करें और सोचें कि हमारे आस-पास कितनी गैर बराबरी है। हमें लगता है कि हमें जीवन में संविधान उतारने की ज़रूरत है। तब हम जब जीवन में संविधान उतारेंगे, सोचेंगे, तब हम जो सिनेमा देख रहे होंगे, जो फ़िल्में देख रहे होंगे, जो क्लिप्स देख रहे होंगे, जो रील्स देख रहे होंगे, तब हमें थोड़ा-थोड़ा एहसास होगा कि ये गलत है। मैं कुछ पुराने की तरफ बढ़ता हूँ कि जब आज़ादी के बाद का सिनेमा कैसे बढ़ते हुए आज की सदी तक आया है, तब मुझे याद आ रही हैं कुछ फ़िल्में जागृति 1954 की एक फ़िल्म आपको एहसास दिलाती है कि ये सोसाइटी, ये समाज कैसे होना चाहिए। वो एक स्कूल की कल्पना बताता है वो बताती है एक फ़िल्म कि उस स्कूल में एक विकलांग भी पढ़ सकता है, एक दूसरी कास्ट का व्यक्ति भी पढ़ सकता है। एक हॉस्टल की कल्पना रखी गई कि एक हॉस्टल बनेगा तो वहाँ सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोग, सभी अलग-अलग धर्मों और पंथ संप्रदाय के लोग आकर के वो हॉस्टल में रहेंगे, तो लोग बटेंगे नहीं, धर्म का विभेदीकरण नहीं होगा। तब वो हॉस्टल की परिकल्पना मैं उस जागृति फ़िल्म से देखता हूँ और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की उसमें बात जो मैं समझ में आती है, मुझे लगता है कि वो जागृति फ़िल्म हम सभी को देखनी चाहिए। कुछ उसके सीन्स अगर दिमाग में बैठ जाएँ, तो मुझे लगता है कि जो हम व्यूअर हैं सिनेमा के क्योंकि हम बहुत चलताऊ लोग हो गए हैं कि हमने वो 10 सेकंड, 5 सेकंड, 30 सेकंड, 15 सेकंड का जो रील्स देखने वाली जो पीढ़ी है, उसको अब वो कंटेंट तो मिलेगा नहीं, लेकिन शायद जो पुराने फ़िल्मकारों ने एक लंबा एक एक्सपीरियंस अपने साथ रखा है और उसको सोचते हुए उन्होंने फ़िल्में लिखी और फ़िल्में डायरेक्ट की, तो आज के समय में वो बहुत क्विक हो गया कि बस जल्दी से दिखाइए और आगे बढ़िए। तो धरती के लाल फ़िल्म देखिए आप, धरती के लाल में भी जिस तरीके से सोशल जस्टिस की बात की जा रही है और कम्युनल हार्मोनी की जो बात की जा रही है,
वो आज के समय में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो नए तरीके का कम्युनल हार्मोनी हो गई है, एक नए तरीके का कम्युनिज़्म हो गया है, नया तरीके का धार्मिक सद्भाव आपको समझ में आता है। आपको कई बार वो दिखाया तो जाएगा कि जो है 2 धर्म हैं, लेकिन इतनी लंबी खाई है, इतनी बीच की खाई इतनी बड़ी गहरी हो गई है कि आप उसको पाटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज की फ़िल्मों को देख कर के आप फिर लोगों को लगने लगेगा कि सिनेमा ऐसा ही बनता है, सिनेमा ऐसा ही है। सबसे ज़्यादा मैं आऊँगा अभी आगे की बात में कि सिनेमा हम तक पहुँचता कैसे है? तो जब वो पहुँचने का प्रॉब्लम जो है, जो स्क्रीनिंग का प्रॉब्लम भारत में है, 2000 फ़िल्में बनाने वाला देश, हम मुश्किल से हर हफ्ते 3 या 4 फ़िल्में अपने सिनेमाघरों में देख पाते हैं। बाकी फ़िल्में कहाँ जा रही हैं? क्या वो सिनेमा देखना भी अपने तरीके का एक राइट है? मुझे अच्छा लगता है कि जब से डीवीडी कल्चर आया और सीडी कल्चर आया या आज के समय में जो अपने पास में ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स आए, इससे वो ईज़िली एक्सेसिबल हो गया सिनेमा देखना। नहीं तो ₹20, ₹30, ₹40 दे करके सिनेमा देखना आम आदमी के बस की बात तो नहीं थी। जब वो आम आदमी के बस की बात नहीं थी, तो सिनेमा जिनके लिए आप बना रहे थे, जिनके लिए एक लंबी दूरदर्शन पर फ़िल्में जो बन रही थी, सिनेमा टीवी नहीं था उस दौर में तो। 70 के दशक में जो फ़िल्में टीवी में दिखाई जा रही थी अ, सैम बेनेगल और बहुत सारे लोग जो समानांतर सिनेमा दिखा रहे थे, उस समय तो टीवी ही नहीं था। जिनकी कहानियाँ थी, उनके घरों में पहुँच ही नहीं पा रहा था। 90 के दशक में जब टीवी और बहुत सारी चीज़ें आने लगी और आज भी एक्सेसिबल नहीं है, उन परिवारों में जिनकी कहानियाँ उन्हें दिखानी है। तो एक तो पहुँचने का भी दायरा है। मैं नया दौर की बात करूँ अगर तो नया दौर में आप देखिए किस तरीके का नया भारत कैसा होना चाहिए। नया दौर में आप देख सकते हैं। आप अगर एक और फ़िल्म का मैं नाम ले रहा हूँ, अभी हाल ही फिलहाल में एक फ़िल्म आई थी मुल्क। मुल्क में जिस तरीके से कम्युनल की बात हो रही है, वो भी अपने आप में सोचने वाली बात है कि क्या ऐसा भी हो सकता है? हम कोर्ट रूम ड्रामा को सिर्फ़ अब जॉली एलएलबी और इस तरीके की फ़िल्मों से देख कर के हँसी-मज़ाक में निकल जाते हैं। कई बार तो मुझे जो टीवी जो न्यूज़ चैनल है उसका जो जिस तरीके से आपके सामने कोर्ट रूम दिखाया जाता है, कई बार तो ऐसा लगता है कि कोर्ट रूम ऐसा भी होता है क्या? जहाँ जज ही गाना गाना गाने लगे। वो मैं पिछले कुछ दिनों पहले देख रहा था कि जो है जज गाना गा रहे हैं एक शो में बैठ करके। ठीक है, अच्छी बात है वो, कोई भी अदालत हो सकती है लेकिन वो गाना नहीं गा सकता जज। मैंने तो नहीं देखा आम आम परिवार के लोग जो कोर्ट कचहरी जाते हैं वहाँ इस तरीके का जज कभी नहीं देखा, ना इस तरीके का वकील कभी देखा होगा। लेकिन जो हम सीख रहे हैं सिनेमा से, वो फिर जब सोसाइटी उसको इम्प्लीमेंट करेगी अपने ऊपर तब इश्यूज़ बनेंगे। मैं चुलबुल पांडे को याद करता हूँ, जो किसी को भी मार सकता है। वो मुझे सिनेमा ने बताया। अब मैं सोचता हूँ कोई पुलिस वाला किसी को भी मार सकता है। कोई इंस्पेक्टर किसी को भी मार सकता है, ये मैंने सिनेमा से सीखा। क्योंकि मेरे आस-पास का कोई व्यक्ति जो मैं डर रहा हूँ कि सिनेमा में तो ऐसा होता है, चुलबुल पांडे कुछ भी कर सकता है। मैंने दृश्यम देखी है कि 4 पुलिस वाले घर से किसी को भी उठा सकते हैं, लेकिन संविधान किसी को उठाने की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी के घर में बिना जाए उठा लें आप किसी को। तब आपको सवाल उठाने पड़ेंगे। जो शिफाली जी कह रही थी कि सवाल हमें दर्शकों को उठाने पड़ेंगे। आप जब हम देखते हैं कि कोई घटना घट रही है, तो पुलिस वहाँ पहुँचती ज़रूर है, लेकिन पुलिस का दबदबा इतना होता है, पुलिस सरकार और पुलिस जो है वो ज़रिया है, वो डिसीज़न मेकर नहीं है, वो तुरंत आपको जो है वो कोर्ट नहीं है कि वो फैसला दे देगा। लेकिन कोर्ट तक पहुँचने से पहले कितने फैसले हो जाते हैं, हम सब जानते हैं। और ये इतना एक बन चुका है माहौल पूरे देश भर में कि हम बहुत तैयार हैं इसके लिए कि नहीं पुलिस आएगी तो बीच में पूरा सब सेट कर देगी। मैं कुछ दिनों पहले एक केस देख रहा था, क्योंकि मैं इस विषय पे काम कर रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ कि सिनेमा के अलावा समाज के भी कुछ मुद्दे उठाए जाएँ। तो एक लड़की के साथ एक घटना होती है और वो पुलिस में उसकी एफआईआर भी हो जाती है। घट अब वो हो जाती है उसके बाद वो बार-बार पूछ रही है कि इसमें क्या हुआ, क्या हुआ? तो कह रही नहीं अभी वो जो चश्मदीद हैं उनसे बातचीत चल रही है, पुलिस कह रही है। तो पता चला कि जो है, जो अभियुक्त है, वो पैसे दे कर के सेट हो गया पूरा मामला। तब हमारा सोसाइटी तब हम लोग क्योंकि जब तक वो हमारे अपने के साथ नहीं होता है, तब तक हमें वो दर्द महसूस नहीं होता। इसलिए मैं बार-बार अपनी बात को कह रहा हूँ कि हम संवैधानिक रूप से हम अपने समाज के जो नियम कायदे बने हुए हैं, उनमें अपने आप को देखें, अपने आप को रख कर के सोचें। तब किसी भी जो हमारा
कह सकते हैं मीडियम है, तब हम उसको समझ पाएँगे। मेरे ज़हन में एक और फ़िल्म आ रही है उपकार। उपकार बताती है कि भारत का भविष्य क्या होगा? हम वहाँ से बहुत सारे गाने जो गाने हमारे सामने आए जिस तरीके से मनोज कुमार की वो फ़िल्म है जिस तरीके से हमारे अंदर देशभक्ति की भावना भरी गई, आज की फ़िल्मों में वो देशभक्ति की भावना अलग तरीके की है। वो हमारी देशभक्ति की नहीं है, वो दूसरे देश के खिलाफ जाने वाली भक्ति हमें ज़्यादा बताई जा रही है, कि हमारा अपना भले विकास हो ना हो, लेकिन हम दूसरे का विकास हम बता देते हैं कई बार, कि पाकिस्तान तो हमारे जितनी जीडीपी हमारे उत्तर प्रदेश की है, जितने उत्तर प्रदेश में लोग हम खर्चा करते हैं पटाखे में, उतने की तो पाकिस्तान में पूरी हम वो उसकी वो है। हम यहाँ से उसको पेट्रोलिज़्म में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ से हम वहाँ से इसको कैटेगराइज़ करने लगते हैं। और हमने ये सब सीखा है फ़िल्मों से। और फ़िल्में नहीं हैं तो कम से कम उसके रील्स जो आजकल क्योंकि फ़िल्मों के मैसेज को हम रील्स में कन्वर्ट भी कर रहे हैं आज। नया स्वरूप हमारे सामने आ गया है। तो हमें वहाँ भी उसको समझने की ज़रूरत है क्योंकि हमारे हमारे सामने मूल्य नहीं है। हमारे सामने वो मूल्य को समझने की ताकत नहीं बची है आज। इसीलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि संवैधानिक जो संविधान है, जो उसकी प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग इन समानता और स्वतंत्रता, संपूर्ण संप्रभुता, एकता, अखंडता, समाजवाद, मानवीय गरिमा, बंधुता, इन मूल्यों को समाज में हमने आत्मसमर्पित किया है। नहीं तो वो दिन मुझे याद आ रहा है जब 25 नवंबर को 1949 को जब संविधान सभा की जब बैठक होती है उसमें डॉक्टर अम्बेडकर कहते भी हैं कि किसी भी देश के संविधान की सफलता उस देश के नागरिकों तथा संविधान को चलाने वाले लोगों के चरित्र पर निर्भर करेगी। तो हमारा चरित्र क्या है? हम सब जानते हैं, किसी से छिपा नहीं है। हम किस तरफ जाना चाहते हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। उसकी नीयत पर निर्भर करती है। उन्होंने ये भी कहा कि चरित्र और नीयत पर निर्भर करती है। तो नियति हमारी है क्या? हम किस तरीके का देश बनाना चाहते हैं? ये देश तो सर्वधर्म समभाव का देश है, लेकिन हमने तो बार-बार मीडिया की क्लिप्स में दूसरा कुछ देखा है। मैं क्योंकि पब्लिक फोरम है तो मैं यहाँ अपनी बात उस तरीके से नहीं रखूँगा, लेकिन सब आप जानते हैं। उन्होंने कहा कि हम संविधान कितना भी अच्छा बना लें, लेकिन उसके चलाने वाले लोगों में संविधान के मूल्यों के प्रति समर्पण नहीं होगा, तो यह या उसे लागू करने की जो है अगर चेष्टा नहीं होगी, तो ये सिर्फ़ अक्षरों में लिखा हुआ निर्जीव सा एक तथ्य बन जाएगा और हम उसे कभी भी बदल नहीं पाएँगे। तभी हम आज बार-बार हम एक बात कहते हैं कि 75 साल हो गए संविधान को, उसमें आरक्षण मिला है और आरक्षण का जो आज नाजायज़ फ़ायदा लोग उठा रहे हैं। लेकिन मैं उसमें ये भी कहता हूँ कि आज जब 75 साल हो गए हैं, तभी उसी समुदाय के लोग आज कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं। मैं जिस एमपी में रहता हूँ, वो सबसे बड़ा आदिवासी प्रदेश है और यहाँ के हालात आदिवासियों के कैसे हैं, आप सबसे छिपे नहीं हैं। लेकिन मैंने कोई ऐसी फ़िल्म नहीं देखी कि जो आदिवासियों के जो रियल हक हैं, जो उनकी दशा है, जो जो उनकी सम्मान की बात है, वो कभी दिखती हो। मैं आदिवासियों के नाम पे सिर्फ़ मैंने देखा है कि उनके सींग लगी होती है, उनका पहनावा अजीब-सा होता है। बस वो मैंने उस तरीके का कॉन्सेप्ट देखा है कि वो उनके जहाँ वो एरिया में रहते हैं, वहाँ पर वो दंगे हो जाते हैं, वहाँ पर किसी तरीके का घटना घट जाती है, बस मैंने वही देखा है। उनके मुद्दे नहीं देखे। लेकिन इसी देश में एक ऐसा प्रदेश है, ऐसे 8 प्रदेश हैं, जो क्योंकि मैंने पूर्वोत्तर के राज्यों पर काम किया है, वहाँ पर एक लड़का जो 25 साल का एक लड़का है, केजांग थोंगतोक नाम का एक लड़का, अपने आखिरी समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, उसके लिए सिनेमा बना रहा है। ली चिपो नाम की एक फ़िल्म बनाता है और वो बताता है ली चिपो नाम की इस फ़िल्म में कि मेरे समुदाय के जो आखिरी लोग हैं इसके बाद हनी हंटिंग का जो रोज़गार उनका हुआ करता था, जो एक पुराने समय से चला आ रहा था, वो हनी हंटिंग खत्म हो जाएगी और उसके समाज के लोग अब कभी हनी हंटिंग नहीं कर पाएँगे, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं, बचा ही नहीं है। तो उसने उस हनी हंटिंग के काम को उस केजांग ने कैमरे में कैप्चर किया, उस पर एक फ़िल्म बनाई, उसको डॉक्यूमेंट्री में तब्दील किया और वो हमारे सामने देश के सामने उसे रखता है और उसे दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 में उसको दिल्ली में मिलता है और तब वो 25 साल का लड़का, उसके सामने संकट कितने गहरे हैं, उसके सामने चैलेंज है। आप देखिए नॉर्थ ईस्ट के असम में, चाहे मेघालय में या अरुणाचल में आप देखिए, सिनेमा बनाने की कोई टेक्निक नहीं है उनके पास में, कोई स्कूल नहीं है वहाँ पर। वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी नहीं है सिनेमा दिखाने की। अरुणाचल में तो बहुत बुरे हाल हैं। 5000 लोगों पर एक डायलेक्ट है।
बदल जा रही। 5,000 लोगों के लिए सिनेमा बनाएगा कोई? 100 करोड़ का सिनेमा बन रहा है आजकल, आज की डेट में। मान लीजिए आप कितनी भी कम में फ़िल्म बनाएँगे तो 10-20 50,000 रुपए लगेगा, और जब वो 10-20 50,000 रुपए लगा कर के कोई सिनेमा बना रहा है, तब वो फ़िल्म जिसके लिए बना रहा है, वो अगर वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, और मूल्यों के साथ भी अगर कोई बना रहा है, तो वहाँ भी एक सवाल है कि आप सिनेमा को पहुँचाने के लिए, सिनेमा को जो लोग देखें, वहाँ तक भी सरकारों को आगे आना होगा। मैंने जब अपनी पीएचडी सेंसरशिप पर की, तो वहाँ से कई सवाल मेरे ज़हन में उठे, और वो सवाल भी बहुत ज़रूरी हैं संविधान दिवस के मौके पर बात रखने के लिए। सिनेमा आपके पास आ कैसे रहा है? 4 लोगों की कमेटी डिसाइड करती है कि इस फ़िल्म को ए सर्टिफ़िकेट मिलेगा, यू मिलेगा, यूए मिलेगा, या कौन-सा सर्टिफ़िकेट मिलेगा? क्या वो 4 लोग जो कमेटी के मेंबर हैं, क्या वो इस फ़ील्ड को बारे में जानते हैं? क्या वो सिनेमा बनाने के तरीके को जानते हैं? जब ये रिसर्च की तो पता चला कि कोई भी व्यक्ति जो सरकार के पास में है, सरकार से उसका जुड़ाव है, और कोई भी सरकार हो सकती है। आज 1918 में सेंसरशिप भारत में लागू है, और उसके बाद फिर 55 में बनती हैं, बहुत सारी कमेटियाँ बनती हैं, और मैं सबकी आज तक मैं बात पूरी रख रहा हूँ कि जो सरकार सत्ता के पास में है, उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति, जो सेंसर बोर्ड बना हुआ है भारत में, जो प्रमाणन बोर्ड है सीबीएफसी, उसके एडवाइजरी पैनल में शामिल हो सकता है, और वो एडवाइजरी पैनल की कोई अर्हता आज तक नहीं है कि वो किसी ने फ़िल्म बनाई हो या ना बनाई हो, या स्क्रिप्ट के बारे में जानता हो या ना जानता हो। लेकिन जब वो सिनेमा देख रहा होगा, जब वो कोई फ़िल्म देख रहा होगा चेक करने के लिए कि इसको कौन सर्टिफ़िकेट दिया जाए, तो वो तो अपने विवेक के आधार पर लेगा। मान लीजिए कि मैं हिंदू हूँ, और मैं कोई मुस्लिम वाली फ़िल्म देख रहा हूँ, जो मुस्लिम विषयक फ़िल्म है, उसमें रियल स्टोरी बताई जा रही है, तो मैं वहाँ ऑब्जेक्शन करूँगा कि नहीं, नहीं, ये हमारे समाज को दूषित कर देगी। हो सकता है कि ये पक्षपात, ये बायसनेस जो रियल सिनेमा है उसको रोक दे, और देश में आज यही हो रहा है। ओह माय गॉड जैसी फ़िल्म, जो मैंने लास्ट टाइम आपसे, मैं अभी गया था, आपसे मिला भी था सर, संजू सर। मैंने ओह माय गॉड 2 के डायरेक्टर से मेरी मुलाकात हुई, अमित राय। वो बहुत सिंपल सा फ़िल्म मेकर है वो, उसका किसी भी पार्टी से, कोई विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसने जो ओह माय गॉड 2 बनाई, बहुत रियल विषय है वो हम सबके बीच का विषय है। और उसने फ़िल्म बनाई बच्चों के लिए, 18 साल से कम की उम्र के बच्चों के लिए, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सीबीएफसी ने उसे ए सर्टिफ़िकेट दिया, और 18 साल से कम उम्र के बच्चे उसे देख ही नहीं सकते। तब हमें इस पर भी सोचने की ज़रूरत है कि क्या संवैधानिक मूल्य जो हम दर्शकों पर तो थोपे जा रहे हैं कि ठीक है, दर्शक उसमें देखें, मूल्य देखें, नहीं देखें, डायरेक्टर उसमें रखें, ना रखें, लेकिन सरकारें क्या डिसाइड करेंगी? सरकार क्या इसमें कोई दखल-अंदाज़ी करेगी? मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, इसमें साला वर्ड चल जाता है, और पूरी दुनिया में फ़ेमस हो जाता है, लेकिन ऐसी 10 फ़िल्में, 20 फ़िल्में मैं आपको गिना सकता हूँ, जिनमें साला शब्द बैन है, म्यूट कर दिया गया है। कौन कर रहा है? सरकारी तंत्र कर रहा है। इस पर भी सवाल उठाने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से जो हमारा पूरी बातचीत है कि हम कैसे किसी समाज में रहते हुए एक व्यूअर की तरीके से, एक समाज के एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे हम देखें कि मेरे सिनेमा देखने के बाद सिर्फ़ मुझ तक नहीं है, मैं उसको डिकोड करके दूसरे व्यक्ति को भी दूँगा। क्योंकि हम मीडिया में तो यही पढ़ते हैं कि अगर मैंने कोई मैसेज ग्रहण किया तो हम उस मैसेज को किसी दूसरे मास तक ले जाएँगे। और हम जब किसी दूसरे सोसाइटी तक अपनी बात को रखेंगे तो उसमें कुछ न कुछ अपना मसाला डालेंगे। तो मुझे लगता है कि आप ऐसी ऐसे जब मैसेजेस को देखें, ऐसे संदेश को अपनी फ़िल्मों के ज़रिए देखें, तो कोशिश करें कि जीवन में संविधान उतरे, संवैधानिक मूल्य उतरें, और उस मूल्य के साथ सिनेमा को इंटरप्रेट करें, और इंटरप्रेट करने के बाद कोशिश करें कि वो सवाल भी उठाए जाएँ, और आप उनको वहीं रोक दें। नहीं तो कोई भी पुलिस वाला आकर के आपके घर से किसी भी व्यक्ति को उठाएगा, और आपको ये लगेगा कि तो सही है, जायज़ है, क्योंकि चुलबुल पांडे कर सकता है ऐसा, या दृश्यम का वो सीन मुझे याद आता है, वो बार-बार कर सकता है। तब आपको सवाल पूछने का भी हक नहीं होगा कि आईडी की जो रेड है, वो रेड कोई भी मार सकता है। नहीं, रेड मारने का हक संविधान में नहीं है। आपके पास सब कुछ प्रूफ होना चाहिए, सब कुछ आपके पास पहले से जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो फिर आप वही होगा जो सिनेमा ने दिखाया, हमने एक्सेप्ट कर लिया। समाज के बहुत सारे लोग, बहुत सारे फ़िल्म मेकर, श्याम बेनेगल जैसे राइटर हैं, जो लेखक हैं, जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी फ़िल्में बनाई। तभी उसी का नतीजा है कि आज हमारे सामने अमूल जैसी कंपनी खड़ी है, जो मंथन और जिस तरीके की फ़िल्में हमने देखी अपनी सोसाइटी में, जिस तरीके से आज हम सिनेमा देख रहे हैं, जिसमें अलग तरीके की धारा बह रही है,
उससे हमें इंटरप्रेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। नहीं तो जो नई पीढ़ी है सर, वो नई पीढ़ी उसको यही लगेगा कि सिनेमा ऐसा ही होता है, सिनेमा ऐसा ही चलता है, क्योंकि पुरानी फ़िल्में जो 70 के दशक की फ़िल्मों का देखने का आज कोई प्लेटफ़ॉर्म हमारे पास नहीं बचा है। दूरदर्शन था, उसको खत्म कर दिया गया है। अब कोई भी जो पब्लिक टीवी है, जो जो टीवी चैनल आज के हैं, उसमें मैंने सुजाता नहीं देखी, उसमें मैंने मदर इंडिया नहीं देखी, उसमें मैंने नया दौर नहीं देखी, उपकार नहीं देखी, ना आपको देखने को मिलेगी। जब आपको देखने को नहीं मिलेगी, तब आपको ये मनीष लगेगा जी, कि सिनेमा मनीष जी, अब मेरे ख्याल 1 आध मिनट में इसको आप सम अप कर दें, हाँ, है ना? क्योंकि तो अब 15 मुझे मिनट रह लगता गए है अपने पास। हाँ। जी सर। तो अब मुझे लगता है कि जब हम संवैधानिक मूल्यों की बात कर रहे हैं, तो संवैधानिक मूल्यों के साथ सिनेमा जब देखें आप, तो सिनेमा देखते हुए इंटरप्रिटेशन बहुत ज़रूरी है। वो इंटरप्रिटेशन जब आप अपने बातचीत में, अपने जीवन में लेके आएँगे, तो आप उसको उसी ढंग में रखें, जिस ढंग में आप महसूस करते हैं और एक भारतीय के तौर पर आप उसे ऑब्ज़र्व करके आगे बढ़ें, यही मेरा कहना है। और आप सभी को एक बार फिर से संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। जीवन में संविधान उतारने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि यही एक ऐसा माध्यम है, जिससे हम एक भारत को जिस तरफ भी ले जाना चाहते हैं, वो उसी में जाएगा। बहुत धन्यवाद जी, मंच देने के लिए सर। आभार मनीष जी। आपने बहुत विस्तार से इस बात को रेखांकित करते हुए कि जीवन में संवैधानिक मूल्यों को हमें उतारना होगा, उनका अनुसरण करना होगा, उन्हें जीना होगा, तभी हम फिल्मों को सही परिप्रेक्ष्य में देख समझ पाएंगे और जो चुनौतियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं उनकी ओर आपने रेखांकित किया। बहुत